और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बहुत स्वागत है आपका। दुष्यंत नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कांग्रेस की नीतियों के समर्थक माने जाते हैं। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि कुमार भी जुड़े हुए हैं और विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी जुड़े हुए हैं। ऋषि कुमार, सबसे पहले आपके पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बजट सत्र का दूसरे चरण की शुरुआत थी। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ कामकाज हो सकेगा, लेकिन दरअसल जिसकी बात हम कर रहे हैं कि अपने अपनी डफली, अपना अपना राग, या ये कहें कि अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा, और शायद वही सबसे पहले आज के सदन में दिखा। कैसे देखेंगे इसका और क्या अपडेट्स हमको आप देंगे? देखिए, आज से अगर हम देखें कि बजट सत्र का जो दूसरा भाग शुरू हुआ है, उसमें निश्चित तौर से आज विपक्ष की जो भूमिका रही वो अपने मुद्दों को उठाने की तौर पर ही देखी जाएगी, जबकि सरकार की पुरजोर कोशिश थी कि कामकाज को सुचारू रूप से आगे बढ़ाकर कुछ जो विधायी कार्य हैं उनको भी आगे बढ़ाया जाए। हालांकि कामकाज हुआ, कामकाज थोड़ा बहुत ही प्रभावित हुआ। लोकसभा सिर्फ एक बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन विपक्ष ने जो अपना पक्ष रखा उससे सरकार को बेहद आपत्ति हुई। खासतौर से राज्यसभा में जब हमने देखा कि सरकार की तरफ से कहा गया कि जो नियम 267 का जो मसला है उसको विपक्ष बार बार उपयोग करता है, एक दिन नहीं हर रोज उसको लाके रख देता है सदन के सामने और कहता है कि आप कामकाज स्थगित करिए और इन मुद्दों पर चर्चा करिए। और सभापति इसको बार बार खारिज भी करते हैं, नियमों के अनुरूप न मानते हुए। इसको यहाँ पर हमने देखा कि नेता सदन ने कहा, इसका तीखी प्रतिक्रिया भी दी, कहा कि इसमें पूरे मसले में विपक्ष को न सिर्फ नियमों के अनुपालन की जरूरत है बल्कि उनको प्रशिक्षण की भी एक बार मुझे लगता है जरूरत है। उन्होंने कहा कि क्योंकि बार बार जब कोई भी चीज होती है, और हमने देखा है कि कार्यस्थल प्रस्ताव के नोटिस जो है आजादी के बाद से अगर रिकॉर्ड निकाल को देते तो बहुत कम निकाल किए गए, विशेष परिस्थितियों में ऐसा हुआ भी है। लेकिन वही अलग अलग मुद्दों को ला के रखना और अपने मुद्दों को हाईलाइट करने की चाह में उस नियम का दुरुपयोग करना, इस तरीके का आरोप आज ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से खुलकर लगाया गया। वही जो विपक्ष है वो कहता है कि हम ये मुद्दों को रखना चाहते हैं। हालांकि इसमें एक और जो बीच का रास्ता है, जो कि सभापति की तरफ से भी बीच में बार बार रखा गया है कि आप जिन मुद्दों को कार्यस्थगन प्रस्ताव के नोटिस के जरिए लाना चाहते हैं उन पर क्यों नहीं शून्यकाल के दौरान अपने मुद्दों को उठा लेते हैं। और उसमें कई सांसद जब बोल लेते हैं तो वो मुद्दा उसी रूप में सामने आ जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सियासत जो है ना वो क्या न करवाए। तो उसी का प्रतिरूप आज देखने को एक बार फिर से मिला और विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दों को रखा गया। हमने देखा कि लोकसभा में भी जो 2-3 मुद्दे ऐसे रहे, खासतौर से एक तो दक्षिण का मुद्दा रहा, डिलिमिटेशन का मुद्दा रहा, शिक्षा नीति से संबंधित मुद्दा रहा, और तीसरा मुद्दा अगर हम कहें जिसमें कि जो वोटर लिस्ट है उसको लेकर, तो एक तरफ हमने देखा कि इन सब मुद्दों को लेकर विपक्ष चाहता था कि चर्चा हो, लेकिन चर्चा होने जैसा माहौल नहीं था। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ से अगर हम लोकसभा में भी देखें तो वहां पर साफ तौर से जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष पर वही आरोप लगाया कि आप सिर्फ मुद्दों को उठाने के खातिर आप जिस तरीके से अपने मुद्दों से भटकते हैं और गलत तथ्यों को सदन के सामने रखकर आप उनको हाईलाइट करना चाहते हैं। ये जो पूरी की पूरी बातें हैं, तमिलनाडु सरकार के साथ किस तरीके से पहले बातचीत हुई और उसके बाद इसमें उन्होंने आरोप लगाया कि आप मुकर गए, तो ये पूरा का पूरी जो कवायद है सदन में आज देखने को मिली। हालांकि अभी दोनों सदनों में जो कामकाज है वो आगे बढ़ रहा है और विधायी कार्यों पर सरकार अपनी जो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से उनकी चर्चा करके आगे बढ़ा रहा है। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। और आपने जिस तरह से कहा ऋषि की दरअसल सियासत क्या कुछ ना करवा दे, विनोद मिश्रा आपसे समझना चाहेंगे, सियासत क्या कुछ ना करवा दे, जो एक बात अभी ऋषि कुमार ने कही, क्या ये जो एक प्रश्न उठ रहा है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव के बजाय शून्यकाल में ही अपनी बात रख लें, या जरूरी है कि सब कुछ कामकाज रोक करके इन चीजों को उठाया जाए, और वो भी उसमें अगर फैक्ट्स तोड़ मरोड़ कर दिए जाए तो वो और भी गंभीर हो जाता है मामला। निखिल, ये ऋषि कुमार की ही बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि मैं भी ये खोजने की तलाश कर रहा था कि ये हंगामा क्यों बढ़ पा, इस हंगामे की वजह क्या है। तो हमें ये ढूंढने समझने की पहले जरूरत है, हमारे दर्शकों को भी ये समझने की जरूरत है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, क्या उसमें हिंदी की कोई बाध्यता है? तो नहीं है। कहीं भी एक भाषा को लेके ऐसी कोई बाध्यता नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिसमें उनको एक अनिवार्य के रूप में हिंदी रखना ही रखना है।
जी। रही बात दूसरा कि जो तमिलनाडु के सारे सांसद जिस तरह से हंगामा कर रहे थे और कांग्रेस के सारे सांसद चुप्पी से देख रहे थे उस चीज को, तो सवाल इसका है कि क्या पीएम श्री योजना जो है, क्या हमें नहीं समझना चाहिए कि पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया जो है वो एक इंडिया का एक रिवोल्यूशनरी स्टेप है बच्चों के एजुकेशन को लेके। यही बात जब आप धर्मेंद्र प्रधान को सुना रहे थे तो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे थे कि भाई पीएम श्री स्कूल जो है, जो पीएम श्री स्कूल की जो स्कूल में प्राइमरी एजुकेशन में तमिलनाडु में तमिल उनकी मातृभाषा है और वो अनिवार्य है जी, और उसकी अनिवार्यता कहीं से भी उसकी डायल्यूट नहीं की गई है, फिर क्यों आपत्ति है भाई? सवाल इससे भी बड़ा है कि आप ये सोचिए कि सरकारी स्कूलों में जैसे पीएम स्कूल की बात करते हैं, पीएम श्री योजना की बात कर रहे हैं, ये एक बहुआयामी आप कह सकते हैं कि ये भारत के प्राइमरी एजुकेशन को लेके इतना कमाल का ये इस योजना में है कि सारे गरीब के बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को उसमें एक मुख्य धारा में शामिल करने की एक ये बेहतरीन स्कीम है जी। उसमें 27,500 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया, जहां तक मुझे याद है 27,500 करोड़। और इस योजना के में अगर आप ये कह रहे हैं कि हम एनईपी को लागू यहां नहीं होने देंगे, तो क्या ये तमिलनाडु के उस गरीब बच्चों के साथ जुल्म नहीं है? अगर तमिलनाडु में सारे प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषा का जो है वो वहां पे लागू है, वहां कोई भी भाषा, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा वहां के मातृभाषा के अलावा लोग सीख सकते हैं, बच्चे एडप्ट कर सकते हैं, उसमें कहीं से ये बाध्यता नहीं है। तो फिर इलेक्शन के समय में क्यों तमिलनाडु में डीएमके को वहां सिर्फ ये भाषा का एक बड़ा विरोध सामने आ जाता है और वो भाषा ये युद्ध की बात करने लगते हैं? यही बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की बात है निखिल, कि जिस बात को राहुल गांधी उठा रहे थे मुद्दा में, क्या इलेक्टोरल रोल का इशू उठा के आप इस इलेक्शन प्रोसेस को और चुनाव आयोग को कटघरे में करना चाह रहे हैं, वो भी संसद की इस गरिमा में? क्या ये इजाजत है कि आप हमेशा इलेक्शन में पिछले 5 सालों से लगातार आप चुनाव आयोग पे सवाल उठाते हैं, चुनाव आयोग आपका हर बात का जवाब देता है, उसके बाद भी आप एक बात डॉट लेके आते हैं, जबकि वह तय है कि इलेक्टोरल रोल में सरकार की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आप जवाब चाहते हैं, आप चर्चा चाहते हैं। इसी तरह के जितने भी आप ये बात देखें, तो बात ऋषि कुमार कह रहे थे कि सिर्फ सियासत आपको करनी है, तो फिर ये जनता 140 करोड़ देश के जनता का सवाल का जवाब अगर संसद से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? अगर राजनीतिक दल अपने छोटे छोटे इशू को और चुनावी मुद्दों को लेकर ही हमेशा वहां लड़ते भिड़ते रहेंगे। ठीक है, दुष्यंत कुमार से इसका जवाब लेते हैं। दुष्यंत जी, तमाम बातों का जवाब तो आप देंगे ही। 2 प्रमुख मुद्दे दरअसल, एक तो जो राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाया, ये बार बार ये कहा जा रहा है कि अब तक 90 चुनाव उनके अगुवाई में हार चुके हैं, वो कब तक इसी तरह के मुद्दे उठा करके और इस तरह की बातें वो संसद में करते रहेंगे? दूसरी बात, जो बात हो रही है वो हो रही है जो त्रिभाषा की जो सामने लेकर के आई है और जिस पर डीएमके का अपना स्टैंड है। उस पर डीएमके कह रही है कि भाई तमिल भाषा को पीछे छोड़ा जा रहा है, हिंदी को थोपा जा रहा है, जबकि सच शायद ऐसा नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। कांग्रेस का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, पहले तो मिश्रा जी ने देश के समक्ष बहुत बड़ा झूठ बोला, मैं उसको एक्सपोज करना चाहता हूं। आपने कहा कि चुनावी सिस्टम में सरकार का कोई रोल नहीं होता, बताइए। बीएलओ से चुनावी सिस्टम की बात नहीं कही थी, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रोल तैयार करने में सरकार के रोल की बात कही गई, चुनावी सिस्टम की बात नहीं है। सिस्टम में तो सब कुछ आ जाता है, इसलिए शब्दों पे ध्यान दीजिएगा जी। चलिए मैं संशोधन कर लेता हूं आपकी अनुमति। जितने लोग कार्यरत हैं वो सब सरकारी नुमाइंदे हैं। और दूसरी बात, जब आप निर्वाचन आयुक्त का चयन ही गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बैठ के कर रहे हैं, तो वो तो सरकार के ही हुए ना। आपने चीफ जस्टिस को हटा दिया, नेता प्रतिपक्ष गए, उन्होंने अपनी आपत्तियां दी, उनको आपने उठा के डस्टबिन में फेंक दिया, तो फिर आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और राहुल जी क्या मांग रहे? कोई चांद नहीं मांग रहे कि चांद दे दो मुझे, कह रहे भाई हमें आप लिस्ट दे दीजिए। एक महाराष्ट्र में एक घर पे 1,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं, सॉरी, ऐसी खबरें चल रही है मीडिया में, तो क्या ये सारी प्रक्रिया के ऊपर शंका नहीं उठाती? आपकी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। फिर आप बात करते हैं आप 90 चुनाव हार चुके, आप 100 हार चुके। अरे भारतीय जनता पार्टी तो 1936 से जब ब्रिटिश काल में चुनाव हुआ था तब से हारती रही, और इतना हारी
80 में तो 2 ही सदस्य रह गए। लेकिन ये तंज नहीं चलाए किसी ने। कांग्रेस ने अवसर दिया बराबर का, पारदर्शिता रखी। आज मौका आपका है, आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कौशल कांत मिश्रा जी हंस रहे हैं। आप जवाब दीजिए, लोगों को संतुष्ट करिए। नेता प्रतिपक्ष जो मांग रहे हैं उनके सामने रखिए, उनका संवैधानिक अधिकार है, आपको देना पड़ेगा। बच कैसे सकते हैं आप? दूसरा मुद्दा आ गया भाषा का। भाई भाषा किस बच्चे को क्या पढ़ना है वो स्वयं तय करेगा, उसके अभिभावक तय करेंगे। आप क्यों उसमें घुसे जा रहे हो? और रही बात केंद्रीय मंत्री की, केंद्रीय मंत्री एक राज्य सरकार को बेईमान कह रहे हैं। बताइए, संसद के अंदर खड़े होकर कानीमोझी जी का आरोप है तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा जा रहा है। ये क्या है? ये कौन सा सिस्टम चल रहा है देश में? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, लोगों को अपमानित करने ठीक का है, जवाब ले प्रयास लेते हैं किया जा रहा है। कौशल कांत मिश्रा से। कुछ बातों पर जो मुझे आपके साथ नहीं बैठे, उनका थोड़ी सी अपमानित आपत्ति कर रहे थी। हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। कुछ क्या- बातों पर मुझे क्या आपत्ति थी, आपत्ति हालांकि कोई मैं है तो समझता हूं कि उस संशोधन पर कर लेता हूं, जो मेरे को कोई उसमें नहीं है। मैं किसी को झूठ रही वो बात नहीं करना नहीं, चाहता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने अपनी बात रखी, मैं कुछ बात कहना चाहता था, फिर मुझे लगता है कि कौशल कांत मिश्रा ही इसका जवाब देंगे। वैसे जो है आपने कहा कि तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा गया, मुझे नहीं लगता है कि किसी मंत्री, किसी नेता या किसी सरकारी नुमाइंदे ने तमिलनाडु के लोगों को असभ्य कहा। तो इस तरह की बातें अगर आप फैक्ट्स के साथ रहेंगे तो थोड़ा डिबेट में मजा आएगा। लेकिन कौशल कांत मिश्रा बहुत सारे आरोप ये लगाया इन्होंने कि मीडिया में चल रहा है कि वोटर लिस्ट आप बदल दे रहे हैं, तो राहुल गांधी इसलिए कह रहे हैं कि हमको वोटर लिस्ट दे दिया जाए। इसी तरह से भाषा आप थोप रहे हैं ये, जबकि अभी हमारे अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा रही है। लेकिन दुष्यंत नागर जी भी वही बात कह रहे हैं जो डीएमके कह रही है। निखिल जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि जगाने की बात उसकी हो सकती है जो सो रहा हो। जो आदमी सिर्फ सोने का नाटक कर रहा हो उसे जगाया नहीं जा सकता, और कांग्रेस इसी मोड में है। हम उसको कितना भी करेक्ट करते रहेंगे वो नहीं जागेगी, वो कुछ न कुछ कमियां निकालती रहेगी। इन्होंने इलेक्टोरल रोल्स की बात की। इलेक्टोरल रोल्स में जब भी इलेक्शन हुए हैं, हर इलेक्शन के पहले आंकड़े ये साबित करते हैं कि कुछ न कुछ उसमें फेरबदल होती है, और वो फेरबदल आंकड़ों के मुताबिक क्लियर है कि हर इलेक्शन के पहले होती है। और जो भी फेरबदल, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो जो सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रभावित एरिया रहे हैं वहीं पर इलेक्टोरल फेरबदल ज्यादा हुई है। ये डॉक्यूमेंट कहते हैं, ये फैक्ट है। दूसरी चीज, भाषा की बात की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैं हिंदी पट्टी से आता हूं तो वहां हिंदी भाषा के बारे में प्राथमिकता दी गई। कोई वेस्ट बंगाल से आया तो वहां उसकी प्राथमिकता दी गई है। कोई राजस्थानी से आया है वहां हिंदी हो सकती है। गुजरात में गुजराती की प्राथमिकता है, मलयालम, केरल में मलयालम की प्राथमिकता है। तो जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्राथमिकता दी गई है। उसका ये मतलब कहीं से नहीं है कि हिंदी थोपी गई है, लेकिन संवैधानिक रूप से ये सच्चाई है कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। तो हमें उसका वो सम्मान करना पड़ेगा। जिस तरह से हम राष्ट्रपिता का सम्मान करते हैं, जिस तरह से हम राष्ट्र का सम्मान करते हैं, उसी तरीके से राष्ट्रभाषा का भी सम्मान सबको करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी लोकल भाषा का अपमान करें, बिल्कुल नहीं। तीसरी चीज इन्होंने कही जो आपने ऑलरेडी उठा दिया कि तमिल के लोगों के बारे में जो इन्होंने एक नेगेटिव टिप्पणी की, एक भी फैक्ट नहीं है। ये एक ऐसी सरकार है जो तमिल काशी संगम को यहां तक लाती है। ये एक ऐसी सरकार है जो सेंगोल प्रक्रिया जो साउथ इंडिया में होती थी उसको ला करके पूरे राष्ट्रीय लेवल पे ले आती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम सम्मान देते हैं कि तमिल सारी भाषाओं की जननी है। तमिल और संस्कृत लगभग एक जैसी है। मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूं कि कौन सी ज्यादा पुरानी, पर दोनों को उचित स्थान दिया गया। पर समस्या क्या है कि कांग्रेस क्यों सोने का नाटक कर रही है? कांग्रेस की हमेशा से पॉलिसी रही है, जो इनके डीएनए में अंग्रेजों ने डाल दी है, कि डिवाइड एंड रूल। पहले जब देश आजाद हुआ, इन्होंने मुस्लिम को जोड़ा, हिंदुओं को दलितों में और नॉन दलितों को जोड़ा। फिर जब और आगे बढ़, फिर इन्होंने सबको जोड़ा, दलितों। फिर जब इलेक्शन में हारने लगे तो इन्होंने फिर हिंदुओं को तोड़ा, फिर और जातियों में बांटने की कोशिश की। एक समय यही इंदिरा गांधी थी जो कहती थी जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। और उस जमाने में 72 में वो नारा देती थी गरीबी हटाओ का। आज भी इनके नेता राहुल गांधी
गरीबी की बात करते हैं और जातिगत जनगणना के ऊपर पूरा इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब कुंभ के समापन के बाद जो भारतीय नहीं विश्व लेवल पे मानव इतिहास में से होने वाला सबसे बड़ा किसी भी धर्म का समागम है, तो इनको जातीयता टूटती हुई नजर आई। इनको लगा कि अब तो हम इनका डिवाइड करने वाला जो पॉइंट था वो खत्म होता जा रहा, तो अब ये किस लेवल पे जा रहा है, एकदम न्यूनतम और निचले लेवल पे जा रहे हैं। दुष्यंत नागर से जवाब ले लेते हैं, भाषाओं में डिवाइड करने की कोशिश करें। ठीक है दुष्यंत नागर, बहुत सारे आरोप हैं और एक आरोप तो ये है कि भाषा के नाम पर, चीजों के नाम पर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और उसमें किस तरह से आप लोग हमेशा करते रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब तो डीएमके वाले मामले में भी आप साथ ही खड़े हुए हैं। सर, हिंदी को राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा बनाने की शुरुआत ही कांग्रेस पार्टी ने करी है। ये क्या करेंगे हिंदी के सम्मान की बात, इनके मन में तो विचार जागा 11 वर्ष के बाद। एक गंभीर बात देश के समक्ष रखना चाहता हूं और मिश्रा जी से भी इसका जवाब चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? हिट एंड रन। यूएसएड का मुद्दा आपके यहां था, लेकिन अगर आज राज्यसभा में नोटिस दिया गया तो उस पर चर्चा नहीं हुई। जब तक इनको वो सुलभ था, इनके नैरेटिव को बिल्ड कर रहा था, तब तक यूएसएड पे चर्चा हो रही थी। क्षमा चाहता। और अब जब उसमें नए फैक्ट्स आए हैं, अब ये चर्चा से बच रहे हैं। भाई यूएसएड के मुद्दे पे आप चर्चा करिए ना, संसद में चर्चा करिए। किसको लाभ प्राप्त हुआ? आपने खूब कांग्रेस के ऊपर कीचड़ उछाला, लेकिन आज जब सच्चाई सामने आई है तो आप उससे भाग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्य मुद्दों से, जैसे कि वर्तमान में मुद्दा चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था कठिन दौर से गुजर रही, उनसे ध्यान को हटाने के लिए अन्य मुद्दों में उलझाने का काम करती है। 11 वर्ष से इस देश में मात्र यही चल रहा है। ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। इससे पहले कि मैं इस पर जाऊं, विनोद मिश्रा आप कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे? मैं इसलिए आना चाह रहा था निखिल कि ये आते ही सबसे पहले जो नागर साहब ने मेरे पे ही आरोप लगा के उन्होंने अपना वक्तव्य शुरू किया था। नागर साहब, पहले तो एक बार पन्ना पीछे पलट लीजिए और पीएम श्री योजना को समझ लीजिए कि पीएम श्री योजना क्या है। एक मिनट सुन तो लीजिए, आप बहुत ज्ञानी आदमी आप हैं, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, आप बहुत ये हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि पीएम श्री योजना क्या इसमें किसी स्टेट में हिंदी के लिए रखी गई थी? अगर नहीं रखी गई थी तो पहले आप अपना उसको वापस लीजिए। जो आप कह रही है, आप सीधे सीधे कह रहे थे कि केंद्र सरकार क्यों भाषा की बात कर रही है। सवाल ये है कि इस देश में ऐसा कब तक चलेगा? जो भाषा युद्ध की बात करते हैं डीएम के, उस पे बोलने के लिए तो आपके पास हिम्मत नहीं है। जो आप कह रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ में उससे पहले जो 3 भाषा का फार्मूला आया था, 3 लैंग्वेज का, वो भी कांग्रेस की ही सरकार में बनी थी। कहां लागू कर पाए आप? कहां कोई बात कर पाए थे? यार, ये आप गरीब लोगों के बच्चों के साथ में एक जुल्म कर रहे हैं। एक बच्चा जब दूसरा और भाषा सीखता है, मैं एक बिहार से हूं, मैं अपने रीजनल लैंग्वेज छोड़ के जब मैं दिल्ली में आता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे और 1-2 भाषा होनी चाहिए, तभी हम अपनी रोजी रोटी चला सकते हैं। ये चीजें अगर तमिलनाडु के लोग करना चाहते हैं तो आप उसको रोक रहे हैं। आप तमिलनाडु में किसी ने मना किया है कि वहां आप तमिल तो छोड़ के आप वहां तीसरी भाषा में तेलुगु और दूसरी भाषा मलयालम को ले लीजिए? नहीं, किसी ने नहीं रोका है। आप क्यों नहीं लेते हैं? आपकी ये जिद है कि हमारी ये जिद है कि हम सिर्फ तमिल को ही अपनी बात करके वहां डीएमके का अपना वो पेरियार का जो फार्मूला का, इस बात को हम 40-50 साल से जारी रखेंगे। इस सियासत में आप फंसे हुए हैं, आप उस 4-5 सीट के मोह में फंसे हुए हैं। ये तो शर्म कांग्रेस पार्टी को होनी चाहिए, जो 40 साल से वो पार्टी अपना आधार नहीं बना पाई तमिलनाडु में। आज बीजेपी कम से कम 11% वोट लेके, ये बात तो सामने में विपक्ष की भूमिका में है। अन्नामलई कहां है? आपके कौन पार्टी के नेता वहां पे खड़े हुए? ठीक है, तो दुम आने से राजनीति नहीं होती। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे संसद में भी बात चर्चा पे कर रहे थे, क्या ये आज देश की चर्चा में इलेक्टोरल रोल पे चर्चा राहुल गांधी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लगता है? क्या इस देश के सामने में इतनी बड़ी समस्या के बीच में उनके लिए ये समस्या इसलिए है कि वो ऐसे ही सवाल उठाते हैं जिसमें किसी इंस्टीट्यूशंस को वो सवाल उठा सके? आप जब सवाल उठाते हैं डिलिमिटेशन का, तो आप डिलिमिटेशन में भूल जाते हैं कि यही राहुल गांधी है जो कहते थे जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। तो आप तमिलनाडु के लोग और आंध्रा के लोग कह रहे हैं बच्चे और पैदा करो।
ठीक है। आप उलझा रहे हैं देश को। ठीक है। देश की इतनी समस्या के बीच में हमें अपने नेतृत्व से एक्सपेक्टेशन है कि वो समाधान की तरफ देश को ले जाए, और संसद इसी के लिए है। और आप जो बात कह रहे थे मिश्रा जी कि वो सीधे सीधे आप कौन सोए हुए को जगे हुए को जगाएगा। आप सिर्फ अगर राजनीति के लिए ही संसद को आपने बनाया हुआ है तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश में और विधायी कार्य है, जो विधायी कार्य भी होने हैं और ये सरकार की मजबूरी है, उसमें वक्फ बिल भी है नागर साहब, वो भी आना है। ठीक है, ये सारा घेराबंदी इसी के लिए हो रहा है। ठीक है, ठीक है। दुष्यंत नगर जी आ रहे हैं आपके पास, दुष्यंत नगर जी आ रहे हैं आपके पास, सुनिए, सुन तो लीजिए। अरे 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 सुन तो लीजिए। मैं इसमें चाह रहा हूं कि ऋषि कुमार से भी मैं थोड़ा इनपुट लेना चाह रहा हूं। आप लोग बार बार जो इलेक्टोरल रोल की बात कर रहे हैं, ऋषि कुमार आप इलेक्शन कमीशन लंबे वक्त से कवर करते रहे हैं, इलेक्टोरल रोल को लेकर के जिस तरह से ये पूरे सदन में बार बार इसको उठाया जा रहा है, संसद भी आप कवर करते रहे और ये भी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने की जैसी चीज है? और बिल्कुल देखिए, जहां तक चुनाव आयोग की भूमिका का सवाल है तो चुनाव आयोग पर जिस तरीके से आजकल हमने देखा है कि लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, हालांकि ये आरोप उस समय नहीं लगाए जाते जिस राज्य में चुनाव जीत लिए जाते हैं। जहां हार जाते हैं वहां पर चुनाव के दौरान वहां पर आरोप लगाने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। बात तो तब अच्छी होती जब आप जहां जीत कर भी आए और तब भी कहते कि यहाँ पर ये सुधार होना जरूरी है। अगर झारखंड में किसी भी इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ी नहीं है और सिर्फ महाराष्ट्र में है तो ये एक प्रश्न है जो कि विपक्षी पार्टियों को सोचने की जरूरत है। जहां तक इस बार इस पूरे मसले पर चुनाव आयोग की बात करें तो आयोग ने भी इन सब चीजों पर संज्ञान लेते हुए साफ साफ कहा, कई बार कहा कि अगर इलेक्टोरल रोल की बात है तो इस इलेक्टोरल रोल में जब ये इलेक्टोरल रोल तैयार होता है उस समय भी जो बीएलओ से लेकर और जो राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं वो भी उसमें शामिल होते हैं। ये आपत्तियां उसी समय दर्ज कराई जा सकती हैं और उसमें करेक्शन किया जा सकता है। किसी भी वोटर लिस्ट को करेक्ट करने या बदलाव करने की एक तिथि होती है और उस तिथि में संशोधन की तिथि होती है, पारदर्शी की प्रक्रिया है। अब लेकिन चुनावों के बाद किसी भी मुद्दे को उछालना ये मुझे लगता है कि पक्ष की एक रणनीति का हिस्सा है ताकि वो उन मुद्दों से अपने आप को अलग ले जा सके और जनता के बीच में ये एस्टैब्लिश कर पाए कि हम जो हारे हैं वो किसी और वजह से हारे हैं। यही रणनीति, इसी वजह से मुझे लगता है इस पर बार बार ये मुद्दा उठता है। लेकिन इस पर अगर चर्चा भी हो जाती है, मान लीजिए पहले तो किसी और संस्था के बारे में, जैसे कि आज ट्रेजरी बेंचेस ने भी आरोप लगाया कि बार बार किसी तरीके से आरोप लगाने और नियमों का दुरुपयोग करके संस्थाओं को कमजोर करना, ये विपक्ष की आदत है। या ट्रेजरी बेंचेस खोलकर आरोप लगा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो मसला है इसमें सियासत ज्यादा दिखाई देती है, क्योंकि इस पूरे मसले पर देखें चुनाव की प्रक्रिया के दौरान अगर ये लिस्ट जब जारी होती है उसी समय आपत्ति कर दी बिल्कुल जाती है, आपका प्रश्न जी कारगर माना जाता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, परिणामों के बाद अगर उसका आरोप लगाना ये सियासत ही नजर आता है। जी बिल्कुल। अब दुष्यंत नागर जी आपके पास एक प्रश्न और ऐड हो गया है जो आप जवाब देना चाह रहे थे भाषा को लेकर के, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर पे जब चुनाव में जाहिर तौर पर वोटर लिस्ट जारी होती है उससे पहले, और ये बार बार कहा जाता है जैसा कि अभी ऋषि कुमार ने कहा कि भाई अगर आपको कोई आपत्ति हो तो उस वक्त कहां गायब रहते हैं कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी? देखिए, महाराष्ट्र का मैंने उदाहरण दिया, मैं पुणे बताना चाहता हूं। एक घर में 1000 आदमी का वोट बना हुआ है। विपक्ष की जिम्मेवारी है, एक घर में 1000 लोगों का वोट जब बना होगा, वोटर लिस्ट में आया होगा, वो जारी किया गया होगा, तो उस वक्त कहां थे आप? वोटिंग लिस्ट जब प्रकाशित होती है लगातार समय बढ़ता रहता है और आचार नागर साहब उसको करेक्ट कीजिए, वो एक घर नहीं है, वो पूरा एक हॉस्टल है जिसमें कम से कम 4000 बच्चे पढ़ते हैं उस हॉस्टल में, जिसका नाम वो एक घर के रूप में लेके आप जो ये नैरेटिव बना रहे हैं उसको पहले करेक्ट कर लीजिए। आपने 2 बार ये बात कही है, बिल्कुल 2 बार आपने बात कही, इसको मैंने करेक्ट किया है। दूसरा, जब आप इलेक्शन कमीशन पे बात कर रहे थे तो सुनिए, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे और राहुल गांधी के अनुमोदन का संशोधन को कबाड़ में फेंकने की बात कर रहे थे। कभी आज इस देश में 60 साल तक इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति सीधे सीधे पीएमओ से होती थी,
कोई उसमें ना विपक्ष होता था ना कोई दूसरी की भूमिका होती थी। इस देश के आप हमसे बताइए, बेहतर किसी जानते चुनाव आयोग के हैं, ऊपर इंदिरा सवाल गांधी, उठा क्या? नेहरू जी से लेके क्या इंदिरा हमेशा की गांधी, बात कर राजीव रहे हो? गांधी, सारे पीएम गांधी जैसे से लेके लोगों को सबने तो चुना, अपने जिन्होंने अपने व्यापक पसंद का सुधार के इलेक्शन कार्य किए। कमिश्नर बनाया है। अब तब बात तो क्या इस देश में करनी है? डेमोक्रेसी एकदम मजबूत अरे था। आगे और आज जब ये ऐसे देश में लोगों को बनाया एक है, कानून तो के तरह उनसे इलेक्शन सवाल कमीशन करते की हैं। नियुक्ति को जब रखा आपने गया है, शेर तब को- आपके सवाल खड़े हो ठीक जाते है, हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब दिए, जवाब 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 दुष्यंत नागर जी। जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने कभी चुनाव आयोग के ऊपर कांग्रेस के समय कोई आरोप नहीं लगाया। लोग निष्पक्षता के साथ कार्य करते थे। टीएन शेषन जैसे नेताओं लोगों को बनाया जिन्होंने चुनाव की प्रक्रिया में व्यापक सुधार किए, जिनको पूरी दुनिया में मान्यता टीएन है। सेशन, देखिए अब मैं उस मुद्दे में नहीं जाना चाह रहा हूं। टीएन सेशन को बनाया, उसी के बाद 2 और लगा दिए साथ में। पहले केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता था और उसी समय कहा गया था, उसी समय कहा गया था। मैं जाऊंगा, को सुधारने के लिए लगाए, वो किसी और कार्य के लिए, गलत काम करने के लिए तो नहीं लगाए। भारतीय जनता पार्टी का कैसी बात कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है। वोट लूटे जाते थे, वोट लूटे जाते थे, बैलेट बॉक्स लेकर भाग जाते थे। आप दोबारा उसी प्रक्रिया को चालू करने की बार बार बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चुनाव में जो सुधार हुआ और जिस तरह से विपक्ष को उसमें रखा गया, वो तो इसी सरकार में रखा गया है। तो इसमें गलत कहां कह रहे हैं? ये सर क्या बात कर रहे हैं आप? कितने कोई सवाल पूछते थे राजीव कुमार जी से, जवाब में एक शेर आता था। आप एक बार विपक्ष को बुलाइए, अपने सामने बिठाइए। कितनी बार बुलाया, कितनी बार बुलाया कि आइए ईवीएम हैक करके दिखाइए। चुनाव हारने के बाद, जो अभी ऋषि कुमार कह रहे हैं, चुनाव हारने के बाद आप कहते हैं ईवीएम हैक हो गई। वो कितनी बार आए, घंटों इंतजार करते रहे कि आपके एक्सपर्ट जाएंगे और दिखा देंगे। तब आपके पास और ना दूसरे जो विपक्षी दल हैं उनके पास भी कोई वो नहीं था, दम नहीं था। मैं तो सीधे कहूंगा, कौशल कांत मिश्रा, आपके आखिरी कमेंट्स। विधानसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस, कौशल कांत मिश्रा के आखिरी कमेंट्स। ठीक है, ठीक है, दुष्यंत जी सुन लीजिए। दुष्यंत जी, या तो आप जानबूझ करके एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कई बार विपक्षियों को बुलाया। इवन उसने तो पूरे 1 महीने का, शायद अगर मैं सही हूं, 1 महीने का समय दिया था कि आप उनमें से जो आना चाहे आए और इलेक्टोरल मशीन को हैक करके दिखाए या उसको टेम्पर करके दिखाए। इसके अलावा कोई भी नहीं गया। इवन 19 के इलेक्शन के पहले भी कोई नहीं गया। हर बार ये बात आती है, हर बार आप उससे इलेक्शन लड़ते हैं, जब आप जीत जाते हैं तो उसके ऊपर सत्ता बनाते हैं और अपना चीफ मिनिस्टर बनाने की बात करते हैं, जब हार जाते हैं तो इलेक्शन मशीन के पीछे डंडा लेके दौड़ते हैं। दूसरी चीज, राहुल गांधी जी एक ऐसे, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते? राम मंदिर के खिलाफ आपके यहाँ से नेता पहुंच जाते हैं, अफजल गुरु के लिए आपके नेता पहुंच जाते हैं, केस लड़ने के लिए, आतंकियों को छुड़ाने के लिए आपके नेता पहुंच जाते हैं। अगर इतना घपला हो रहा है तो ये विपक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही बनती है कि अगर सरकार नहीं सुन रही है तो जुडिशरी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? पर जुडिशरी में किस मुंह से जाएंगे? 5 बार से ज्यादा बार राहुल गांधी जी रिटर्न में हलफनामा दे करके माफी मांग चुके हैं। अभी एक लोकल कोर्ट ने 200 रुपए के मुचलके का टाइम दिया है। ये इस बहस को यहीं खत्म करते हैं, इस बहस को यहीं खत्म करते हैं जी। इस बहस लोकल कोर्ट ने 200 रुपए का मुचलका रखा हुआ, अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं, ये तो राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी किसकी बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है, ये बात जिस तरह से कही है, अगर आपके पास कोई सबूत हो, कोई साक्ष्य हो, तो उसको लेकर के आप अदालत में जा सकते हैं। दुष्यंत नागर, एक बात ये, और दूसरी बात कि ये बार बार जो भाषा के मुद्दे पर कहा जा रहा है कि ये इसमें हिंदी थोपी जा रही है, किसी भी तरह से हिंदी थोपी नहीं जा रही है। किसी भी तरह से आपके पास तमिलनाडु से लेकर के और पूरे देश में ये ऑप्शन है कि थर्ड, जो आपने कहा ना कि पेरेंट्स का और बच्चों का अधिकार होना चाहिए, तीसरी भाषा कौन सी चुने वो बच्चा और उसके पेरेंट्स ही अधिकार देंगे। और मजे की बात मैं आखिर में बताता हूं कि जितने तमिलनाडु में प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो मंत्रियों के हैं, जो नेताओं के हैं, वो सब 3 भाषा का जो पैटर्न है वो चला रहे हैं। केवल सरकारी स्कूलों में लागू नहीं करना चाहते कि गरीबों के बच्चों का हक मार रहे हैं सीधे तौर पर। तो इस बात को भी हमको, आपको सभी को समझने की जरूरत है। थोड़ा सा सियासत से ऊपर उठेंगे, कम से कम इन गरीब गुरबों का, जो गरीब बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनका ध्यान रखें। भाषा के नाम पर सियासत, जो सियासतदान हैं वो करते रहें, लेकिन कम से कम गरीबों का भी ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया। अब मेरे पास आज समय नहीं है। बहुत शुक्रिया कौशल कांत जी, दुष्यंत नागर जी, विनोद मिश्रा जी और ऋषि कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी शॉर्ट